हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी पॉलिटी के क्वेश्चंस और लेटर ऑन जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सभी आपसे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए समझते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम ये देखेंगे। ये टॉपिक आपका हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। किस एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट के ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में खत्म हो गई थी? तो इसका आंसर है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की, इसको एंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना कर दिया जाता है। एंड 1833 से क्या हुआ कि जो एक्सेप्शन था इसको भी रिमूव कर दिया जाता है और कंप्लीट एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया हो जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। देखिए ऑप्शंस को अगर हम देखना शुरू करें, 1861 का काउंसिल एक्ट पहला था जहां पर पहली बार काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। 92 में काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया और मेंबर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है। 92 में ही इन मेंबर्स को राइट मिला था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, 92 में हुआ क्या था कि 92 से पहले 1885 में कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था। औरंगजेब की डेथ के बाद पहली बार इंडिया में एक सेंट्रलाइज जो सिस्टम था वो फॉर्म हुआ कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही, और इंडियन जो इश्यूज थे एटलीस्ट उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए हमारे पास में अब एक अथॉरिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। देखिए इन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट एक ऐसा ड्राई टॉपिक है जो जल्दी से बच्चों को याद नहीं होता, तो इसके लिए हमने एक मीडियम चुना कि हम क्यों ना क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको इसको याद करा दें। यहां हम देखेंगे कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के थ्रू हुई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833। देखिए ये क्या है, एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर करते टाइम एकदम क्लियर कट रहना चाहिए कि ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यही हमारा आंसर है क्योंकि 1773 में हमारे यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव चेंजेस आए थे, जुडिशियल चेंजेस आए थे और कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस आए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो करप्शन फैल रहा था उस करप्शन को रोकने के लिए पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना शुरू किया और यहीं पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होती है कलकत्ता में। लॉर्ड एलिजा इन पे क्या रहे थे, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, 1+3 यानी कि एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है और इसे टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करता है इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो गई है कब, 1773 में फेडरल कोर्ट की शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ द अबव। जब भी आप फेडरल वर्ड सुने तो इसके लिए एक थंब रूल याद रख लेना कि यहां पर आप 1935 के साथ जाएंगे, क्योंकि 1935 में ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई थी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी, और फेडरल कोर्ट की शुरुआत का प्रोविजन भी कब आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहां हमें क्या है कि डायरेक्टली ईयर पूछ लिया गया है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविजन आया था और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 37 में। ठीक है, हाँ यहां आप क्या होगा कि दो ऑप्शन में कंफ्यूज रह सकते हैं, 35 या 37, क्योंकि आप 46 और 47 को तो नहीं चूज करेंगे, 47 में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और 35 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन आया, 37 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। देखिए जब कभी भी फैक्चुअल ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो तो अपनी गट फीलिंग की तरफ जाइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस छोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है, जहां आप कम से कम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acts introduced a bicameral legislature at the center? Bicameral का मतलब टू हाउसेज। तो बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। और अगर यही क्वेश्चन होता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर की जो शुरुआत है एट द प्रोविंसेस, वो कब हुई है? इसका आंसर आपका होगा 1935 के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेज। अभी आपने इससे लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब हम टू हाउसेज की बात कर रहे हैं तो ये प्रोविजन आपका क्या कहला रहा है? बाइकैमरलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं होगा, आप इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर हम इसे कहें ये भी क्या होगा? ये एक फेडरल का फीचर रहेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हैविंग टू सीट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। इस चीज को समझते कैसे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पर? प्रोविंसेस पे। और यहां पर क्या हुआ कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर्स के सब्जेक्ट को डेलीगेट कर दिया जाता है रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को ये लुक आफ्टर करता था अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से, जो क्या हुआ करती थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अकाउंटेबल रहेगी। और रिजर्व सब्जेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से, जो किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं थी। तो डायरकी का सिस्टम क्या कहलाता है? जब हम कहते हैं डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, और ये कैटेगरीज क्या थी? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। अगेन हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या आया हमसे। यहां पर आप डायरकी वर्ड को देखेंगे और कहां पर पूछा है? सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आया था। सेंट्रल लेवल पे तो हम यहाँ एक्ट ऑफ 1909 को एलिमिनेट करेंगे, 1919 को भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये यहां पर प्रोविंसेस पे आया था। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पर सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, हालांकि ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। और प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था ये भी 1937 में एबोलिश हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम ही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। डायरकी को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, तो इसका आंसर हमारा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Act of 1909 was associated with, options are introduction of separate electorate, decentralization,
डायरकी और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपने एक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इन कीवर्ड्स के थ्रू जल्दी से क्या कर सकते हैं, सभी एक्ट्स को याद कर सकते हैं। जैसा कि डिसेंट्रलाइजेशन की जब शुरुआत हुई है ये किस एक्ट के थ्रू हुई, 1861 में। कैसे कि जो बॉम्बे और मद्रास था, इन दोनों जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस कर दी जाती हैं और यहीं से क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। डायरकी की शुरुआत 1919 से हुई, जहां पर गवर्नर के सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की शुरुआत कब हुई है, ये भी आपका आंसर क्या है, 1861 इसका आंसर रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। यहां पूछा गया है आपसे कि किस एक्ट के थ्रू 1909 के थ्रू किस चीज की शुरुआत हुई थी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत 1909 के थ्रू ही लॉर्ड मिंटो ने की थी और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के डायरेक्ट प्रोविजंस को पूछा गया है, तो जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या क्या प्रोविजंस रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। सबसे पहली बात, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डीमार्केट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये पॉइंट था। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अगर हम अपने सेकंड ऑप्शन को देखें तो हम इसे डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये प्रोविजन कब आया, 1909 में। क्विकली चेक करते हैं ऑप्शंस को, तो यहां पर सेकंड में भी ये है, तो सेकंड आंसर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड पॉइंट को इंक्लूड करता है, इसलिए डी भी नहीं हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए और सी। अगर हम यहां देखें, वन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इट मींस वन तो है ही है। तो फिर से हम चेक करते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट को। थर्ड स्टेटमेंट कहती है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। क्या ये हुआ था? यस। तो हमारा आंसर क्या होगा, वन एंड थर्ड। ठीक है, इसीलिए प्रोविंशियल जो बजट थे वो भी हमारे क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। 1919 में ही सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को भी सेपरेट कर दिया जाता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की शुरुआत किस एक्ट के थ्रू होती है? देखिए, हम 1935 तक आते आते उस कंडीशन में आ गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह करके ही क्या हो सकता है, कंट्री को रन किया जाए। तो यहां पर आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर आता है सी ऑप्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहां पर फर्स्ट टाइम की बात है, हमने पढ़ा था कि सेंट्रल लेवल पे काउंसिल को क्या कर दिया था, बाय कैमरल बना दिया जाता है। कब? 1919 में। तो जब भी 1919 में हम कहेंगे सेंट्रल लेवल पर बाय कैमरलिज्म की शुरुआत हुई है, तो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन वहीं से हो रहा है। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, नहीं, ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हमारी जो लेजिस्लेचर थी वो बाय कैमरल कब बनी थी। 92 में तो हमें क्या राइट मिला था, क्वेश्चन और बजट डिस्कशन, ये दो राइट मिले थे। साथ ही एक इलेक्शन जैसी इंट्रोडक्शन भी हुई थी, हालांकि इलेक्शन टर्म को कहीं यूज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, नहीं, इस टाइम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काउंसिल एक्ट में क्या क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फर्स्ट टाइम वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई है कब, 1909 से। तो नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, यस, इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1919 में ही सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है। 35 में क्या हुआ था, प्रोविंशियल लेवल पर बाइकैमरल
सेटअप शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर जो आज प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, टाइम बीइंग लो। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 123 के अंदर, और गवर्नर साहब आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस हमारे टाइम बीइंग लॉ होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, और गवर्नर क्या करते हैं, ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। अगर कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हाउसेज, अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इट इज द रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने लिए ऑलमोस्ट 200 आर्टिकल एज इट इज ले लिए थे, और यहां पर हम एक निमोनिक के थ्रू याद करते हैं, फॉग, यानी कि जो फेडरल फीचर था, ऑर्डिनेंस था, गवर्नेंस थी, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी हमने इसी एक्ट के थ्रू लिया था, और गवर्नर की पोस्ट को भी इसी एक्ट के थ्रू लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नो। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। देखिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे और इंडियंस का इसमें कोई रोल नहीं था। तो पहली बार कब हुआ है, अगर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि यहां पर जब गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, तो इस टाइम पे कुछ जो प्रोविंशियल हमारी गवर्नमेंट थी, वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स आएंगे उन लोगों को नॉमिनेट करने की पावर जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम कल मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।